ठीक है। फिर चलिए, पतंजलि आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हम लोग देखे थे खनिज, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब भी रहा था टेक्निकल इश्यूज के कारण, तो चीज़ें हालांकि हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी, बट थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलते हैं कि ताकि कभी भी आपको कभी दिक्कत हो तो ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहे। और उसके बाद फिर हम लोग चट्टान के प्रकारों में चले आएंगे। तो कल हम लोग क्या देखे थे? खनिज। क्योंकि चट्टान को जानने से पहले हमें खनिज के विषय में जानना बेहद आवश्यक है। तो पहले आइए चट्टान को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसी क्रम में, जैसे कल हम लोग उसको डेप्थ में गए थे, एज नॉर्मली इसको एक बार रिपीट करते हुए चलते हैं। तो भूगर्भ शास्त्र एवं भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। कल क्या देखे थे हम लोग कि जो चट्टान होता है वो नॉर्मली, अगर हम जियोलॉजी और ज्योग्राफी सेगमेंट को छोड़ दे तो अदरवाइज दूसरे सेगमेंट में या दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो चट्टान शब्द आने के बाद दिमाग में ये ख्याल आता है कि कोई ठोस चीज की बात कर रहा है। बट जियोलॉजी और ज्योग्राफी, भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में चट्टान का मतलब हो गया कि चाहे वो चीका मिट्टी की तरह ही कमजोर चट्टान ही क्यों ना हो, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की तरह थोड़ा हल्का मजबूत हो, और ग्रेनाइट की तरह बहुत मजबूत चट्टान हो, तो सभी को हम चट्टान की श्रेणी के अंतर्गत ही शामिल करते हैं आपका। तो यही इस चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, चाहे वो कठोर हो, चाहे वो कोमल हो, चाहे वो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, वो बात जो मैंने आपको बताई वही चीज यहाँ पर है। तो इसको सामान्य परिचय में आपका ये रहा। दूसरा, ये सेगमेंट है एकदम बिल्कुल पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछता है, तो इसको जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पर दो चीज है। एक पहला क्या है कि आप लोग कलम कॉपी अपने पास में रखिएगा, एक चीज हम लिखवाएंगे, संपूर्ण क्रस्ट, मतलब कि जो पृथ्वी का जो अपर लेयर है, पृथ्वी का जो अपर लेयर है, ये अपर लेयर जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इस क्रस्ट में का जो 98% भाग है, यानी कि मैक्सिमम पार्ट जो है, उसके निर्माण में इन्हीं 8 तत्वों की भूमिका होती है, जिसका क्रमवार हमने यहां पर आपको लिखा है। इसको जरूर याद रखिएगा, कम से कम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक जरूर याद रखिएगा। और एक यहीं पर एक कॉलम बना लीजिए आप इसमें, और जिसमें लिखिए कि संपूर्ण पृथ्वी पर, समझ रहे हैं, ये केवल क्रस्ट पर है, और हम बात करेंगे अगर संपूर्ण पृथ्वी पर, जिसमें कोर, क्रस्ट, मेंटल सभी शामिल हो जाएंगे, तो सभी पृथ्वी पर, पृथ्वी के निर्माण में जो जो पृथ्वी के, या पृथ्वी में कर दीजिएगा, पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व, तो इसका एक ग्राफ बना लीजिएगा और एक तरफ लिखिएगा इधर आप तत्व या पदार्थ, और एक तरफ लिखिएगा इसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। अब देखिए दोनों में कंपेयर कीजिएगा आप। जैसे कि यहां क्या देख रहे हैं, नंबर 1 यानी कि क्रस्ट के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका ऑक्सीजन की है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका ये लोहा है। इसको करेक्शन करते हुए चलिएगा, लोहा। तो पहला नंबर पर आपका लोहा आता है आपका, ठीक है। इसका परसेंटेज भी आपको मैं बताता चलूं। हाँ, आयरन जो है वो 35%, टोटल पृथ्वी के आयरन जो है पृथ्वी पर वो 35% है। दूसरे स्थान पर आपका ऑक्सीजन आता है, दूसरे स्थान पर आपका ऑक्सीजन है जिसका परसेंटेज है 30%। परसेंटेज न भी याद करेंगे तो चलेगा, मगर फिर भी वक्त है आपके पास, समय है, इसको तरीके से अगर याद कर ले तो अच्छी बात है, कम से कम 4 रैंकिंग तक। तीसरा जो है वो हम लोग कहते हैं सिलिकॉन, जो कि यहां पर आपका दूसरे नंबर पर, यहां पर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। सिलिकॉन जो है वो 15% है। फोर्थ नंबर जो है उसमें आता है आपका मैग्नीशियम। इसको आप शॉर्ट में लिखते हैं, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परसेंटेज जो है वो 13%। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 5th नंबर पर, तो निकेल 5th नंबर पर, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, निकेल है लगभग 2%, और बाकी नाम लिख लीजिए, एक दो और। निकेल के बाद देखेंगे तो सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो 6ठे नंबर पर है आपका सल्फर, सल्फर। 7वें नंबर पर है आपका कैल्शियम,
8वें नंबर पर है आपका एल्यूमिनियम। तो ठीक है, 8 इसमें भी आपने लिखा, 8 आपने इसमें भी लिख लीजिए। तो ठीक है, तो इसमें भी 4 महत्वपूर्ण है पहले का, और इसमें भी 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये एक नंबरिंग आप कर लीजिएगा। अब आइए इसमें हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटाएं, डिलीट करें, हो गया होगा तो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। चलिए, अब यहां से बात दूसरा, कल भी हम चर्चा किए थे कि सबसे चट्टान का निर्माण के संदर्भ में तत्व जिसका निर्माण एक परमाणु से हुआ है आपका, और जिसको किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से इसे आप तोड़ के अलग पदार्थ नहीं बना सकते हैं। और ये तत्व जो है आपको पता ही है कि एट प्रेजेंट 118 तत्व है, और इन्हीं तत्वों से विभिन्न प्रकार के यौगिक और मिश्रण का निर्माण होता है। तो इन्हीं तत्वों के संयोजन से जो बना उसको हम लोग कहते हैं खनिज, उसको हम लोग कहते हैं खनिज। और इन्हीं खनिजों का सम्मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? इन्हीं खनिजों के सम्मिश्रण से बनता है आपका चट्टान। कल एग्जाम्पल भी आपको हम दिए थे कि जैसे कि खनिज तत्व में क्या आ गया, आपके तत्व में देखेंगे तो लोहा हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे तमाम जो हैं ये क्या है आपके तत्व में आते हैं। अब इस तत्व को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि एक तत्व होगा, 2 नहीं 3 भागों में। एक है गोल्ड, जैसे मान लेते हैं कि धातु, धात्विक तत्व। एक हो जाएगा आपका अधात्विक तत्व, जैसे कि गैसेस वगैरह हो गए। कुछ उपधातु होते हैं, मगर चूंकि हम चट्टान पढ़ रहे हैं इसलिए तत्व के विषय में इतना आवश्यक जानना जरूरी नहीं है, मगर इसको संदर्भ में को समझने के लिए ध्यान रखिएगा। ये तत्व हो गए आपके। अब इस खनिज में जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि Fe2O3, ये क्या है आपका? ये हेमेटाइट है। और हेमेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट एक लौह अयस्क है। और लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क एक खनिज है। तो लौह अयस्क का एक पार्ट हेमेटाइट है। अब देख रहे हैं कि 2 अलग अलग तत्वों के संयोजन से मिलकर ये बना है। उसी ढंग से हम देखेंगे Fe3O4, ये भी मैग्नेटाइट कहलाता है। मतलब कि ये भी आपका लौह अयस्क की ही एक प्रकार है, जिसमें सर्वाधिक लौह अंश पाए जाते हैं। सबसे बेहतर क्वालिटी का लोहा माना जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है आपका। उसी ढंग से कोयला का हम लोग देखे थे, इसमें बिटुमिनस का आपका जो है वो ये कुछ रेशियो था। ये है आपका बिटुमिनस कोयला का। तो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। ये सभी क्या है आपके? ये सभी एलिमेंट्स मिलकर आपके खनिजों का निर्माण किया गया था। जैसे कि Cu2O, मतलब कि इसको हम लोग कहते हैं क्यूपराइट। तो ये क्या हो गया आपका? इसी क्यूपराइट खनिज से हम जो है वो क्या निकालते हैं? तांबा का निकालते हैं आप। तो ये आपको ये समझना आवश्यक है। और तब जब चट्टान को डिफाइन करेंगे तो चट्टान मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से खनिजों का समूह, एक प्रकार से खनिजों का समूह, ये हो गया आपके चट्टान। एक एग्जांपल और भी दिए थे कि ये मान लेते हैं ये चट्टान है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ खनिज हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के खनिज हैं। अब इसमें पार्टिकुलर किसी एक खनिज की बहुलता हो जाएगी। मान लेते हैं कि इस चट्टान में अगर लोहे की बहुलता है तो इस चट्टान को हम लोग क्या कह देंगे? इस खनिज को हम लोग कह देंगे लौह अयस्क। तो अयस्क का मतलब समझ लीजिए आपका क्या होता है, और का मतलब। तो ये चीज हो गया आपका। ये एक क्रम है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब आइए इसके बाद दूसरे सेगमेंट में इसमें हम लोग देखते हैं क्या देखे थे हम लोग कि पृथ्वी पर जितने भी पूरे पृथ्वी पर इतने महाद्वीप हैं, समुद्र के नीचे का भाग भी चट्टानों से ही बना है। तो ये जो चट्टान है, पृथ्वी के किसी भी हिस्से में पाए जाने वाले चट्टान जो हैं, इसके निर्माण में लगभग देखा गया है कि 2000 से ज्यादा खनिजों की भूमिका होती है। ये आपस में मिलकर अलग अलग प्रकार के चट्टानों का निर्माण करते हैं। इन 2000 में जो खनिज हैं, इसको कई ग्रुप में बांट दिया जाता है। इसको कई
ग्रुपों में बांट दिया जाता है, समूह में बांट दिया जाता है कुछ सिमिलरिटीज के आधार पर। जैसे कि हम लोग क्या देखे थे, जैसे कि एक है आपका सिलिकेट समूह, जैसे कि एक है आपका सिलिकेट समूह, तो ध्यान रखना है इस नाम को। दूसरा आप देखेंगे तो ऐसे ही आपका एक समूह हो जाएगा आपका ऑक्साइड, ऑक्साइड समूह। ऐसे ही एक समूह आप देखेंगे तो ये है आपका कार्बोनेट समूह, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे तो एक है आपका सल्फेट समूह, इसी ढंग से देखेंगे तो सल्फाइड समूह। ये क्या है आपका, ये सभी खनिजों का समूह है, जिसमें स्वाभाविक है इन 2000 खनिजों के कई प्रकार सब में जो है वो इसमें शामिल होते होंगे। अब यहां पर क्या महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, ये सभी नाम भी याद रखने हैं आपको, और आपके नोट्स में अवेलेबल है वो कि उसमें कौन कौन से कुछ खनिज आते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है वो ये नाम है सिलिकेट समूह, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है चट्टान के निर्माण में, तो इसलिए इस नाम को याद रखना आपको, सिलिकेट समूह को। अब आइए दूसरा चीज, तो अब इस 2000 प्रकार के खनिज हैं, अब इस 2000 प्रकार के खनिज में 24 अति महत्वपूर्ण होते हैं, 24 महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये आप याद रखे चाहे नहीं रखे काम चलेगा। मगर इस 24 में जो 6 हैं वो अति महत्वपूर्ण है, किसमें, चट्टानों के निर्माण में, तो ये नाम आपको याद रखना है। तो इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं आपका। जैसे कि आप देखेंगे इसमें एक आता है आपका फेल्सपार, ये नाम बिल्कुल जबान पर होना चाहिए। ये फेल्सपार किस प्रकार का खनिज है, तो ये फेल्सपार सिलिकेट ग्रुप का आता है आपका, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है इसमें, दूसरा याद रखना है कि इस फेल्सपार से पृथ्वी का क्रस्ट का 50% से अधिक भाग के निर्माण में इसी फेल्सपार की भूमिका है, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आप अपने आसपास झारखंड में जहां चट्टानों को देखिए, उन सभी चट्टानों के संयोजन में, उस सभी चट्टानों के निर्माण में इसी फेल्सपार की सबसे बड़ी भूमिका है। उसी ढंग से आप देखेंगे तो एक है आपका क्वार्ट्ज, अब इस सबको याद कर लेना है आपको, क्वार्ट्ज। उसी ढंग से आप देखेंगे तो एक नाम आता है आपका पायरोक्सिन, एक नाम है आपका पायरोक्सिन, ये तीसरा हो गया आपका। एक नाम है आपका एम्फीबोल्स, एम्फीबोल्स। इसी ढंग से देखेंगे तो एक है आपका माइका, जिसको आप अभ्रक कहते हैं। झारखंड इस मामले में काफी रिच है माइका के संदर्भ में, तो माइका। और एक हो गया आपका ऑल्विन, एक हो गया आपका ऑल्विन। जनरली इसमें क्या है आपका कि फेल्सपार हो, क्वार्ट्ज हो, इसमें सिलिकेट समूह में ये आते हैं, और बाकी में जैसे जैसे बढ़ेंगे, चाहे पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, माइका, ऑल्विन, इसमें सिलिकेट की मात्रा कम होती चली जाती है। तो प्रॉपर इसमें ये दो हैं, फेल्सपार और क्वार्ट्ज जो हैं, वो इनका पृथ्वी के चट्टान के निर्माण में भी सबसे बड़ी भूमिका है और सर्वाधिक प्रतिशत भी पाया जाता है। और इस ऑल्विन के संदर्भ में एक नाम याद रखिएगा, ये मूल रूप से कैसे चट्टान में पाए जाते हैं, ये मूलतः बेसाल्टिक चट्टान में पाए जाते हैं। तो अभी केवल इस नाम को याद रखिएगा, बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, बेसाल्ट का क्या होता है कल भी हम लोग देखे थे, और बाकी चट्टान के क्रम में भी देखेंगे इसको। ये आपने देख लिया 2024 6 का नाम और ये ग्रुप, और इसमें सिलिकेट की भूमिका और इसमें फेल्सपार की भूमिका। अब एक चीज और भी हम लोग कल देखे थे, वो क्या था, वो है कि भाई कोई भी जो चट्टान हो चाहे खनिज हो, इसका रंग जो है इसके प्रॉपर्टीज से निर्धारित होता है। इसकी किस प्रकार की संरचना है इससे निर्धारित होगा। इसके अलावा इस बात पर भी डिपेंड करेगा आपका कि इसमें अशुद्धियां कितनी हैं, अनवांटेड चीजें कितनी मिली हुई है, जिसको हम लोग गैंग कहते हैं, मिट्टी वगैरह ऐसी चीजें, ये भी कई बार उस खनिज के कलर को डिसाइड कर देता है। उसके अलावा अगर हम संरचना में देखें तो रंग डिसाइड करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है, जैसे कि सिलिका की। जैसे कि अगर हम बात करेंगे किसी में अगर आयरन का मात्रा है, लौह तत्वों की मात्रा है ना, तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी में लौह तत्व ज्यादा है, किसी चट्टान में, किसी खनिज में, तो उस चट्टान या उस खनिज का कलर जो होगा वो या तो भूरा होगा या भूरा से काले के बीच में होगा। ओवरऑल क्या कहेंगे इसको, डार्क कलर का होगा। और सिलिका यानी कि रेत यानी कि बालू, इसका अंश अगर ज्यादा है तो उसका कलर जो है वो हल्का होगा, यानी कि आप इसको कह सकते हैं थोड़ा पीला, एक पीला कलर का
बिल्कुल पीला नहीं मगर थोड़ा बहुत येलो इस हल्का मिक्स आपका इस ढंग के कलर मिलेंगे। तो इसको आप हल्का कलर कह सकते हैं, इसको आप डार्क कलर कह सकते हैं। ये चीजें हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हम बात करेंगे ग्रेनाइट, रेलवे पटरियों के किनारे आप बहुत सारे चट्टानों को देखते होंगे, ये सभी लगभग ग्रेनाइट ही होते हैं आपके। ये जो ग्रेनाइट है ये क्या है आपका, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है आपकी, तो ये थोड़ा हल्का दिखता है। वैसे लौह तत्व में देखेंगे आपको बेसाल्ट, ये बेसाल्टिक चट्टानों में क्या होता है आपका, लौह तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका कलर इस प्रकार से हो जाता है। जैसे कि इसकी मात्रा सर्वाधिक कहां पाई जाएगी बेसाल्ट की, जहां समुद्र के नीचे जो चट्टानी संरचना है, समुद्र के नीचे जो चट्टानी संरचना है उसमें बेसाल्ट आपको मिलेगा। उसी ढंग से अगर पृथ्वी पर दरार उत्पन्न हो गया या समुद्र में किसी जगह दरार उत्पन्न हो गई और वहां से अगर मैग्मा ऊपर की तरफ आया तो वो मैग्मा की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, बेसाल्टिक प्रॉपर्टीज होगी। इसी कारण जब आप लोग देखते होंगे जब लिखता है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ तो बेसाल्टिक लावा का बिछाव होता है, तो संदर्भ यही है। बेसाल्टिक लावा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि समुद्र के नीचे से या इस प्रकार के दरारी उद्भेदन से निकलने वाले मैग्मा का स्वभाव का जो नेचर प्रॉपर्टीज होता है उसमें लौह तत्वों की बहुलता होने के कारण उसको बेसाल्ट कहते हैं। और बाकी ये सब चीज तो हमको अलग से पढ़ना ही है इसको। ये आप इसमें देख लिए रंग में एक हम लोग क्या देखे थे, एक हम लोग देखे थे कठोरता। याद रखना है आपको, इसमें भी कठोरता किसी भी खनिज या किसी भी चट्टानों की कठोरता किस पर निर्भर करेगी, एक तो निर्भर करेगा उसमें सिलिका का कंटेंट कितना ज्यादा है, इस पर निर्भर करेगा आपका सिलिका का कंटेंट कितना ज्यादा है। या फिर आप इसको सिंपली कह सकते हैं, सिलिका न कहकर इसको एक नाम दे दीजिए आप, जिसको कहा जाता है संयोजक तत्व। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सीमेंटिंग एलिमेंट। और ये जो संयोजक तत्व है इसको साधारण भाषा में कहें तो आप गूंद कह सकते हैं। कितना बेहतर तरीके से किसी चट्टान के दो कणों के बीच को आपस में ये जोड़ पा रहा है। तो उसमें सिलिका प्रधान जो भी चट्टान होती है वो चट्टानों का मजबूती ज्यादा होगा आपका, यानी कि जो सिलिका प्रधान चट्टान वो ज्यादा कठोरतम होगी आपकी, ठीक है। उसी ढंग से आप देखेंगे तो कैल्शियम भी एक प्रकार से सीमेंटिंग एलिमेंट है, जो क्या करता है आपका, जो इस प्रकार से गोंद का काम करता है और कणों के बीच में अच्छे तरीके से चिपकता है, जिसके कारण वो चट्टान जो है वो थोड़ी मजबूत होती है। जैसे कि आप देखते हैं चूना पत्थर, ठीक है, आप ग्रेनाइट की तुलना करेंगे तो चूना पत्थर थोड़ा कमजोर होता है, परंतु जब चीका मिट्टी से तुलना करेंगे क्ले सॉइल से तो स्वाभाविक है कि चूना पत्थर जो है वो मजबूत आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी डिपेंड करेगा कि वो चट्टान में कौन से संयोजक तत्वों के माध्यम से वहां पर कणों का आपस में जुड़ा हुआ है आपका, ये कठोरता को आपको निर्धारित करती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो दूसरा कठोरता निर्धारित करेगा क्या, इस चट्टान की नाम याद रखना है इसको, क्रिस्टलीय संरचना कैसी है। क्रिस्टलीय संरचना मतलब कि उस पार्टिकुलर चट्टानों की खनिजों के अंदर बुनाई कैसे हुई है आपकी, ये बुनाई कैसे हुई है ना, ये बुनाई डिपेंड करेगा आपका। इसका कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा तल होता है, तल मतलब कि जहां से वो फोल्ड हो रहा है आपका, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इसको क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं। एक चीज आपको मैं बताता चलूं, जैसे कि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे एक चट्टान मतलब क्या होता है, रूपांतरित चट्टान के विषय में जब पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे हम इसमें हम देखेंगे रूपांतरित चट्टान में कि जब आग्नेय या अवसादी चट्टान तापमान एवं दाब के प्रभाव से जब उस चट्टान का स्वरूप बदल जाता है या उसकी क्रिस्टलीय संरचना बदल जाती है तो उस प्रकार के बदले हुए चट्टान को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो मतलब कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई चट्टान है, किसी कारणवश जब पृथ्वी पर उत्थान या निमज्जन या किसी प्रकार की प्रोसेस हुई और ये चट्टान पहले से ज्यादा गहराई में चला गया आपका, तो इस पर प्रेशर बढ़ गया आपका, प्रेशर बढ़ा तो इस पर तापमान बढ़ा आपका, दाब बढ़ा आपका, और इसके अंदर की जो बुनाई थी वो बुनाई बदल गई आपकी। अब ये कुछ अलग प्रकार का बुनाई हो गया आपका, तो अब ये जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा कठोर हो गया आपका, ये क्रिस्टलीय संरचना बदल गया आपका, है ना। क्योंकि रूपांतरित चट्टान में, इस लाइन को ध्यान सुनिएगा,
क्योंकि रूपांतरित चट्टान में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई चट्टान है और वो पहले टूट गया और टूटने के बाद फिर जुड़ा और जुड़ने के बाद रूपांतरित बना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जो पहले की चट्टाने हैं उस चट्टान पर दाब पड़ने से उस चट्टान का ही रूप बदल गया, इसी को रूपांतरित कहते हैं। इसके लिए टूट कर फिर से जुड़ना आवश्यक नहीं है। और ये पॉइंट कभी भी आएगा तो आपको इसको गलत मानना होगा, क्योंकि चट्टाने टूटने के बाद, अपक्षित होने के बाद फिर से ज्वाइंट होती है तो उसको अवसादी कहते हैं, ना कि रूपांतरित कहते हैं। मगर अभी हम लोग इस पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तो कठोरता आप देख लिए इसमें क्या होता है आपका। तो अब आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये सारा बात मैंने जो बताया आपका यहाँ बोर्ड पर है। फेल्सपार, क्वार्ट, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, माइका, ऑल्विन खनिज क्या होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ अपना गुण होता है, सब कुछ डिफाइन जो हमने किया है वो हो गया। ये तमाम समूह हैं। आप चाहेंगे तो हालांकि समूह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर आपको सिलिकेट समूह याद रखना है और फेल्सपार, क्वार्ट वगैरह कुछ नाम याद रखने हैं, जो 6 नाम है वो याद रखिएगा। और ऐसे नाम बस याद रखिएगा, कार्बोनेट कुछ होता है, कुछ सल्फेट होता है, कुछ सल्फाइड होता है। इसके प्रकार में उम्मीद उतना डेप्थ नहीं जाएगा, मगर कम से कम इन समूह के नाम को याद रखिएगा। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। तो चट्टानों का वर्गीकरण में क्या हम लोग देखे थे कल, यहीं से लगभग क्लास जो डिस्टर्ब हो रही थी। तो चट्टानों का वर्गीकरण में देखे हैं तो पहले कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कैसे वो चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ है, उस प्रक्रिया के आधार पर आप चट्टानों को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। एक आग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान जिसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 प्रकार के चट्टाने हो गए। अब इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा कंटेंट आपके पास आग्नेय चट्टान में, यूं तो और में भी है परंतु आग्नेय को आप गहराई से देखिएगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान को समझेंगे आप तो आगे चलकर जब आप महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति को बताएंगे तब भी ये टर्म्स आपको यूज होगा। प्लेट टेक्टोनिक में भी आपको यूज होगा, ज्वालामुखी में भी आपको यही चीज यूज होगा आपका। तो ये कई जगहों पर, और जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे और उस समय पढ़ेंगे आर्कियन, धारवाड़ वगैरह, तब भी इस चट्टानों का उल्लेख आपके समक्ष आएगा। तो ध्यान से देखिए इसको, आग्नेय चट्टान को। तो पहला चीज कि आग्नेय चट्टान होता क्या है। तो आग्नेय चट्टान का अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो मैग्मा हैं, ये मैग्मा जब ठंडे होकर जम जाते हैं तब इस जमे हुए चट्टानी संरचना को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। सिंपल हो गया। अब ये जमाव हो सकता है कि धरती के ऊपर भी हो सकता है और धरती के नीचे भी, गहराई में भी हो सकता है। कहीं पर भी ये चट्टान जमेगा, ये क्या कहलाएगा आपका, आग्नेय चट्टान कहलाएगा। अब यहां पर दूसरा जो इसमें प्रश्न आता है आग्नेय चट्टान को लेकर, वो ये है कि आखिर ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्या अभी हो रहा है या पहले भी हुआ था, कैसे किस रूप में होता है आपका। तो इसको आपको देखना होगा, ज्वालामुखी की वर्तमान स्थिति क्या है आने की, और ज्वालामुखी की पृथ्वी के निर्माण के समय आने की क्या स्थिति थी। तो इसको हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति में भी पढ़े हैं, मगर फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। और क्या हम लोग देखे थे कि बिग बैंग थ्योरी को जब हम देखे, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा वैज्ञानिक आधार पर मान्य सिद्धांत है, वो कहता है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक छोटा सा पॉइंट जिसको विलक्षण बिंदु कहा गया था, वो लिखे आपने, उसमें विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद फिर एक लंबी प्रक्रिया चलती है और इस प्रक्रिया के दौरान आकाश गंगाएं बनती हैं, उसमें तारों का निर्माण होता है और तारों के गुरुत्वाकर्षण के जद में आने वाले बहुत सारे जो ग्रहाणु हैं उनके समूहन से ग्रहों का निर्माण होता है। और ग्रहों का निर्माण खासकर सौर मंडल की बात करें तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है वो पृथ्वी और ऐसे ग्रहों का निर्माण हो गया आपका। परंतु ये जब ग्रहों का निर्माण इस पीरियड में हुआ, उस समय वो ग्रह आज की तरह उतने ठोस नहीं थे, मतलब कि उनका ठोसीकरण नहीं हुआ था, और नहीं आज की तरह वो इतने शीतल थे, इतनी वायुमंडल जो थी एक नॉर्मल थी जितनी आप आज देखते हैं, उतनी स्थिति नहीं थी।
तो मतलब कि क्या था, तो उस समय पूरी की पूरी पृथ्वी बहुत गर्म थी। और एक एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे आप बैलून में पानी को भर देते हैं तो कैसे लचीली अवस्था होती है, कुछ वैसी ही थी। क्योंकि वो सूरज का चक्कर लगा रहा था तो सरफेस टेंशन के कारण उसका एक गोल शेप बना हुआ था, अदरवाइज वो काफी लचीली हुआ करती। तो लचीली होने के कारण क्या है, और गर्म थी, तो उसके कारण क्या हो रहा था कि वो कोई भी गर्म वस्तु अपने एनर्जी को रिलीज करता है आपका। तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी भी जब बहुत ज्यादा गर्म थी तो वो रिलीज कर रही थी एनर्जी को अपने, तो इसको एनर्जी को रिलीज करने का क्या माध्यम था, तो वो ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो रही थी आपकी। और चूंकि पृथ्वी का ऊपरी भाग कमजोर था, लचीला था, इसी कारण खूब बड़े संख्या में अलग अलग जगहों पर निरंतर ज्वालामुखी के से मैग्मा का बाहर की तरफ निकलना हो रहा था। बाहर भी निकल रहे थे, कुछ अंदर भी फंस रहे थे, अंदर भी जम रहे थे आपके, तो बाहर की तरफ निकल रहे थे आपके। और क्या हो रहा था आपका जो है वो आपका ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो ये मैग्मा का जमाव होता जा रहा था आपका। ये मैग्मा जो है वो जमती चली जा रही थी आपकी। और इस मैग्मा के साथ साथ आपको पता है, ज्वालामुखी में हम लोग पढ़ेंगे भी कि मैग्मा के साथ साथ ढेर सारी मात्रा में क्या निकलती है, जलवाष्प निकलती है। जलवाष्प मतलब कि एक जल का ही रूप है, और बहुत सारे गैस भी निकलते हैं। और क्या निकलते हैं, और निकलते हैं विखंडित पदार्थ, टुकड़े चट्टानों के विखंडित, छोटे से लेकर बड़े टुकड़े निकलते हैं। ये तमाम जो है वो मैग्मा से ज्वालामुखी से निकलता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो जलवाष्प की होती है आपकी। तो ये मैग्मा तो यहाँ पर ऊपरी भाग पर बिछ गया, कुछ अंदर भाग पर भी बिछा आपका, मगर इसके साथ साथ जो जलवाष्प ऊपर की तरफ जा रहे थे आपका। और आपको ध्यान रखना होगा, ये जो पूरा लाइनिंग में डाल रहा हूं, ये जोन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पूरे पृथ्वी का वायुमंडल का क्षेत्र। तो ये इस वक्त में आज की तरह न तो नाइट्रोजन का वो कॉन्सेंट्रेशन था, न ही ऑक्सीजन जो आप हम लोग पढ़ते हैं 21% ऑक्सीजन थी उस ढंग से, तो और न ही ओजोन परत था कि जो कि पृथ्वी पर आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोक सके आपकी। तो वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो आज वायुमंडल का देखते हैं, उस समय अपने निर्माण के बिल्कुल इनिशियल फेज में था आपका। तो ये जलवाष्प ऊपर जाते होंगे, बहुत ऊंचाई पर जाकर संघनन होता होगा आपका, और संघनन के बाद क्या होता होगा आपका, बारिश होती होगी। तो हर एक क्षेत्र में यहाँ पर पूरे पृथ्वी पर बारिश हो रही है आपकी। मगर चूंकि वायुमंडल भी बहुत गर्म, पृथ्वी की धरातल भी बहुत गर्म, तो जिसके कारण ये जो बारिश होती थी, ये बारिश तो शुरुआत में तो कई लाखों वर्षों तक तो पहले ही तुरंत जलवाष्प में ही, हवा में ही बन जाता होगा, उसको धरातल पर आने का समय ही नहीं मिल पाता होगा आपका। मगर इस प्रक्रिया से धीरे 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 क्या होता गया आपका, धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होती चली गई तो बारिश की बूंदें जो है वो नीचे भी आने लगी। और साथ साथ तो आप क्या देख रहे हैं, बारिश की बूंदों के नीचे आने के कारण ही पृथ्वी ठंडा हो रहा था, पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा हो रहा था, और साथ साथ अंदर से जो गर्मी मैग्मा के रूप में निकल रही थी उससे भी पृथ्वी शांत पड़ रही थी आपकी। तो इन सब प्रक्रिया से जो मैग्मा बाहर की तरफ निकले, अब ये मैग्मा का जमाव हुआ, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का क्रस्ट का निर्माण हुआ। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का क्रस्ट का निर्माण कौन किया, तो किया आग्नेय चट्टान ने, आग्नेय चट्टान ने। और ये आग्नेय चट्टान ने चूंकि क्रस्ट का निर्माण किया, और बाद में चलकर इसी पर पर्वत, पठार, नदी, नाले बने, और तमाम प्रकार की चट्टानें चाहे अवसादी हो, रूपांतरित हो, उनका निर्माण हुआ। इसी कारण आग्नेय चट्टान को हम लोग क्या कह देते हैं, प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चूंकि ये आपका आधार है, जैसे कि आपने भले ही 10 मंजिला का बिल्डिंग बना लिया, परंतु निचले मंजिल पर ही आधार पर क्या है आपका जो नींव जो पड़ी है उसी पर वो पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। ये चूंकि एक नींव है आपका, इसी कारण इसको हम लोग आधार चट्टान भी कहते हैं, या इसको हम लोग आधारभूत चट्टान के नाम से भी जानते हैं। आग्नेय चट्टान ये रहा आपका। दूसरा यहां पर फैक्टर क्या है, दूसरा आप पूछ सकते हैं कि भाई आज भी तो ज्वालामुखी आ रही है, बिल्कुल आ रही है ज्वालामुखी, कहां आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में। मगर वर्तमान में भी कई ऐसे जोन हैं जहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है आपका। मगर पहले और आज में अंतर क्या है, पहले वायुमंडल बहुत गर्म हुआ करता था, आज जो है वायुमंडल उतना गर्म नहीं है। तो अगर मान लेते हैं आज अगर किसी जगह पर सपोज कीजिए कि अभी आपने टोंगो का नाम सुना जहां पर ज्वालामुखी है, या इटली में स्ट्राम्बोली है, ऐसे बहुत सारे ज्वालामुखी है,
तो आज जो अगर मान लेते हैं कि मैग्मा बाहर की ओर निकला धरातल पर, तो ये बहुत ही शीघ्रता से जम जाएगा, क्योंकि वायुमंडल जो है वो उतना गर्म नहीं है आपका। तो ठीक है, तो आज भी किन क्षेत्रों में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा है? उन क्षेत्रों में जहां पर ज्वालामुखी से मैग्मा निरंतर बाहर की ओर या कुछ कुछ अंतराल पर किसी भी रूप में निकल रही हो, तो वहां पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो मतलब कि आज के वक्त में देखा जाए तो पहले की तुलना में आग्नेय चट्टानों का निर्माण का फॉर्मेशन थोड़ा धीमा है, थोड़ा क्या अच्छा खासा धीमा हो गया आपका। और यही आपका आग्नेय चट्टान के निर्माण से संबंधित चीजें हैं। तो कहीं से भी ये प्रश्न पूछेगा, आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। अब आइए इसके विशेषताओं पर आएंगे, तब भी कुछ यहाँ वाली चीजें रिपीट भी होगी और उसको और बेहतर तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, अब ये सभी आपको आवश्यक नहीं बताने। आग्नेय जो है वो इग्निस शब्द से बना है, लैटिन वर्ड है इग्निस, इसका मतलब अग्नि होता है। ये तमाम चीजें आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, अब आइए इसमें विशेषता को। तो कल भी हम विशेषता में नंबर 2 से शुरू किए थे, क्योंकि नंबर 2 से शुरू करेंगे तो तब जाकर फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझेंगे। तो पहला क्या है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल गांठ बांध लेना है कि आग्नेय चट्टान क्या है, होता है रवेदार होता है या दानेदार होता है आपका, परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या कहने का मेरा संदर्भ है। तो मान लेते हैं कि कोई चट्टान है, मान लेते हैं कि कोई आग्नेय चट्टान है। अब ये आग्नेय चट्टान कैसे बना है? ये आग्नेय चट्टान कई सारे कणों के रवे से मिलकर आपस में संयुक्त होने से ये बना है। और आपको पता है कि इन रवों के बीच में सिलिका, कैल्शियम जैसे संयोजक तत्व हैं। अगर कम है तो कमजोर चट्टान, अगर ठीक ठाक है तो ये चट्टान क्या हो गई आपकी, काफी मजबूत चट्टान होगी। तो ये रवे के रूप में इस प्रकार से इसका संयोजन हुआ। ठीक है, एक तो पहला ध्यान रखना है। अब यहां पर जो प्रश्न उठता है कि क्या रवे सब जगह एक ही आकार प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। रवे बड़े होंगे कहां पर, कहां रवे का आकार छोटा होगा, या फिर किस स्थान पर रवे बनेंगे ही नहीं। ऐसी भी चट्टान है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लासी। हम लोग उदाहरण में देखेंगे यहां पर ग्लासी चट्टान, मतलब कि कण विहीन, रवे विहीन चट्टान। तो कणों का भी आकार अलग अलग होता है ना। कोई पैग्मेटिक है, कोई एफेनिटिक है, ये सभी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और उसको भी हम लोग आपको देखेंगे। मगर अभी हम लोग इसके विशेषता में क्या देखेंगे कि अगर मानते हैं कि ये धरातल है, अगर मैग्मा यहां से निकला और निकलने के बाद अंदर में ही जमा हो गया, अंदर में ही किसी जगह क्या हो गया आपका, ये अलग अलग नसों में या अलग अलग जो रिक्त स्थान है या स्थान बनाया इसने, किसी भी रूप में अंदर जमा हो गया कुछ मैग्मा, और कुछ मैग्मा जो है वो धरातल के ऊपर आकर जमा हो गया, कुछ मैग्मा जो है वो धरातल के ऊपर आकर जमा हो गया। अब आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जो ऊपर आ गया वो वायुमंडल के संपर्क में तुरंत आ जाने से ये ऊपर आया हुआ मैग्मा क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। ये जल्द ठंडा हो जाएगा, जल्द शीतल हो जाएगा या शीतल होकर जम जाएगा आपका। और नीचे वाले भाग जो हैं यहां पर इसको वक्त लगेगा कंपैरेटिवली ऊपर वाले भाग की तुलना में, तो ये थोड़ी धीमी गति से क्या होगा आपका, जमेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब यहां पर रवे से क्या मतलब है, तो जो चट्टान जितनी जल्दी जम जाएगा, जो मैग्मा जितनी जल्दी जम जाएगा, उसमें रवों का विकास बेहतर नहीं हो पाएगा। आराम से, धीमी गति से, आराम से अगर ये मैग्मा जो है वो जमने, उनको समय लगता है अच्छा खासा, तो उस धीमी गति से जमने वाले मैग्मा के रवे बेहतर होंगे, आदर्श होंगे आपके। ठीक है, आदर्श प्रकार के आपके होंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है किस चीज से निर्धारित हो रहा है कि उसके जमने की गति क्या है, मैग्मा के ठंडे होने का दर क्या है, ये निर्भर करेगा। और ये इस बात पर निर्भर, इस चीज पर निर्भर करेगा। अच्छा, दूसरा एक चीज और मान लेते हैं कि कोई मैग्मा है। अब इस मैग्मा में जो बाहर निकलता है, इस मैग्मा में हो सकता है कि सपोज कीजिए कि कोई एक क्षेत्र है, वहां से एक मैग्मा निकला और एक कोई दूसरे क्षेत्र से मैग्मा निकला, दो अलग अलग क्षेत्रों में ज्वालामुखी की घटना हो। यहां पर जो मैग्मा है, यहां पर इसमें 40% आपका जलवाष्प निकला, इसमें 60% जलवाष्प निकला। मान लेते हैं कोई इटली मान लीजिए, या मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि इसको ईरान मान लीजिए। तो इटली वाला जो है वहां पर मैग्मा में जलवाष्प की मात्रा ईरान वाले ज्वालामुखी की तुलना में क्या है आपका, कम है।
तो अब यहां पर आपको देखना होगा कि अब ये दोनों चट्टाने धरातल के ऊपर आ गई। मान लेते हैं कि ये इटली वाली आ गई ऊपर में, और ये ईरान वाली ऊपर आ गई आपकी धरातल के ऊपर। इसमें क्या है, इसमें 40% है इटली वाले में जलवाष्प, ईरान वाले में 60% जलवाष्प है। तो स्वाभाविक है इस मैग्मा के अंदर उपस्थित जलवाष्प जिसमें भी ज्यादा रहेगा उसमें एनर्जी का एक बड़ा पार्ट उस जलवाष्प को एवोपरेशन में लग जाएगा आपका। तो जिसमें ज्यादा जलवाष्प होगी वो मैग्मा थोड़ा धीमे गति से ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी का बड़ा पार्ट वाष्पीकरण में चला जा रहा है आपका। तो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कोई मैग्मा जो है वो, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कोई मैग्मा कितना जल्दी ठंडा हो रहा है। अगर उसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा तो वाष्पीकरण में एनर्जी बहुत खर्च हो गई, तो ठंडे होने की दर कम हो जाएगी। जलवाष्प कम तो कंपैरेटिवली उसके तुलना में क्या हो जाएगा आपका, जल्दी जम जाएगा। तो यहां पर इस एग्जांपल से देखेंगे तो क्या कहेंगे, ईरान में जो 60% वाला था इसको जमने में वक्त लगेगा आपको, और इटली वाला को थोड़ा जल्दी जम जाएगा। तो ईरान वाले के जो मैग्मा के जमने से जो रवे बने हैं वो क्या होंगे, इटली वाले की तुलना में बड़े होंगे आप। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि रवों का आकार किस प्रकार से होगा, ये निर्भर करेगा कि वो जमने में कितना समय लगा आपको। अब इसी चीज को आप हम लोग यहां पर भी देख लेते हैं, है ना। रवेदार और दानेदार होती है। रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। रवों की बनावट मैग्मा के ठंडे होने की गति तथा स्थान पर आधारित होता है। अच्छा, एक बात ये भी हो सकता है, मान लेते हैं, सपोज कीजिए, ये बात आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि कोई मैग्मा जो है वो विषुवत रेखा पर आया, कोई मैग्मा जो है वो 60 डिग्री अक्षांश पर आया। अब इसको आप भली बात ही समझ सकते हैं कि भाई विषुवत रेखा पर गर्मी ज्यादा है, लंबा टेन्योर है ग्रीष्म काल का, और 60 डिग्री पर टेम्परेचर कम होता है। तो इसके आधार पर भी विषुवत रेखा वाला जल्दी क्या हो जाएगा आपका, ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा होकर जम जाएगा, और इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इस पर भी निर्भर करेगा कि वो मैग्मा किस जलवायु कटिबंध में उसका जमाव हुआ है आपका, इस बात पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो मैग्मा के ठंडे होने की गति क्या है, वो कौन सा स्थान है, किस अक्षांशीय स्थान पर उसका जमाव हो रहा है। जब मैग्मा ऊपरी धरातल पर ठंडा होता है तो तीव्र गति से जमने लगता है, फलस्वरूप कणों का बनना पूर्ण नहीं हो पाता है, एक आदर्श स्वरूप नहीं धारण कर पाता है, जिस कारण या तो रवे होते ही नहीं है, बहुत तेजी से ठंडा हो गया, बहुत तेजी से जम गया, तो रवे बनेंगे ही नहीं, और रवे बनेंगे नहीं तो क्या कर देंगे हम लोग, ग्लासी, यानी कि जैसे ग्लास आपको दिखाई देता है बिल्कुल उसमें कण नहीं दिखाई देंगे, क्या उसको ग्लासी कह दीजिए, और इसी को आप कह सकते हैं कणविहीन, कणविहीन कली। ठीक है, यदि होते भी हैं तो बहुत क्या होते हैं आपके, बारीक होते हैं, और जितने बारीक होते जाएंगे वो चट्टान उतना ही कमजोर होता चला है। फिर से सुन रहे, जो चट्टानों में रवे जैसे जैसे कम होते गए वो चट्टानों की कठोरता कम होती चली जाएगी। तो जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता के नहीं देखा सकता, इतने बारीक हो गए तो ये अलग बात। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो धीरे धीरे जमता है, फलस्वरूप कणों की बनावट पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, इस कारण चट्टान रवेदार होती है तथा कण बड़े बड़े होते हैं आपके। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। रवों के आधार पर इसको कैसे हम लोग डिफाइन किए। अब आइए पहला वाला संदर्भ में जो हम लोग छोड़े थे, ये क्या है, आग्नेय चट्टान क्या होती है आपकी, कठोर होती है। आग्नेय चट्टान कठोर होती है, आपको पता ही है। चलिए मान लेते हैं कि रवे कण छोटे बने या थोड़े रवे बड़े बने, दोनों की तुलना करेंगे तो दोनों जो है एक प्रकार से आग्नेय ही है, तो कम से कम अवसादी चट्टान से तो ये मजबूत होगा ही, चाहे इसके रवे छोटे ही क्यों ना हो। तो ओवरऑल क्या होता है, ये चट्टान कठोर होता है। हाँ, इसी में कोई कठोरतम हो सकता है, परंतु ओवरऑल सभी के सभी आग्नेय चट्टान कठोर होती है। और जब कठोर होती है तो क्या होता है, जब कठोर होती है तो इसमें ज्वाइंट्स नहीं होती है, परतें नहीं पाई जाती है। तो क्या इसमें आसानी से जल जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश नहीं कर पाए। तो जल क्या होती है, बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे
प्रविष्ट हो पाती है, बड़े ही कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट कर पाती है, प्रवेश करना मुश्किल होता है इनमें। अब यहां पर इस संदर्भ से क्या निकल कर आ रहा है बात, इस संदर्भ से निकल कर बात आ रही है, अगर जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तो यहां पर कौन सा, किसका प्रभाव कम होगा, आपका अपक्षय का प्रभाव कम हो जाए। अपक्षय मतलब कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाने की प्रक्रिया, उसमें किसी भी प्रकार का परिवहन नहीं हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का इरोजन वाली बात नहीं हो रही, अपने स्थान पर टूट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चट्टानों की अपक्षय कहलाती है। तो जो चट्टान में इस प्रकार के संधियों का विकास बहुत न के बराबर हुआ है, तो इसमें जल अंदर घुस ही नहीं पा रहा, अंदर घुसता जल तब तो कमजोर कर पाता आपका, अपक्षय कम होता है। मगर यहां पर क्या है आप देखेंगे, इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि अपक्षय आपका अलग चैप्टर भी है इस पर। अगर मगर ऐसा भी नहीं है कि आग्नेय चट्टान टूटेगी ही नहीं, टूटेगी, थोड़ा वक्त लगेगा टूटेगी। मगर ये जो नाम आप देख रहे हैं, रासायनिक अपक्षय, अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और एक जैविक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय से आग्नेय चट्टान बहुत न के बराबर टूटता है, क्योंकि रासायनिक अपक्षय से क्या होता है आपको, इसमें 3 प्रकार होते हैं, इसको बस अभी नाम याद रखिए और बाकी नहीं, क्योंकि कंफ्यूज होंगे। तो पहले क्या याद रखना है कि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है, जैसे कि इसको हम लोग रासायनिक अपक्षय में क्या क्या नाम देते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, जैसे कि हाइड्रेशन, इसकी चर्चा भी पूरा नहीं करेंगे क्योंकि अलग चैप्टर में देखेंगे, जैसे कि कार्बोनेशन, ये सभी रासायनिक अपक्षय के प्रकार हैं और इन तीनों का प्रभाव कम पड़ता है इस पर, क्योंकि तीनों में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तीनों में जल की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जल आपको पता है कि आसानी से ये प्रवेश नहीं करने देता है। तो इसी कारण इस चट्टानों में, मतलब कि आग्नेय चट्टानों में रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम पड़ेगा। मगर अगर आग्नेय चट्टान टूटती है, टूटना ही है किसी न किसी सृष्टि में एक समय अंत जरूर है, तो अगर ये टूटती है तो ये मूल रूप से किस चीज से टूटेगा, है ना। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि रासायनिक से बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं टूटता, मगर सबसे ज्यादा टूटेगा किससे, आपका भौतिक अपक्षय से टूटेगा, आपका सबसे ज्यादा भौतिक अपक्षय से, फिजिकल वेदरिंग से ये टूटेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग संभवतः पहले भी इस क्लास में कभी देखे हैं, जैसे कि ये कोई चट्टान है, ठीक है, और यहां पर क्या हो रही है, इसको सूरज की किरणें मिल रही हैं आपकी, दिन के वक्त में बहुत ज्यादा हीट है इसको, जब हीट मिलेगी तो ये चट्टान क्या होगा, ये चट्टान फैलेगा, इस चट्टान में फैलाव होगा आपका, और रात्रि में क्या हो जाएगा आपका, रात्रि में ये चट्टान जो है वो सिकुड़ेगा, है ना, ये इलास्टिसिटी वाली बात है यहां पर, तो ये सिकुड़ेगा। और ये प्रक्रिया क्या है आपकी, ये प्रक्रिया हजारों सालों तक चलेगी, तो चलेगी तो क्या हो जाएगा, इसका एक कण यहां से अलग होगा, फिर उसके अगल बगल के कण अलग होंगे, और ऐसे करके क्या हो जाएगा आपका, इस चट्टानों का अपक्षय प्रारंभ हो जाएगा, कि टूटन जो है वो, इसके टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मगर एक बात याद जरूर रखिएगा, अगर कोई चट्टान भौतिक अपक्षय से टूटता है, तो उस टूटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कि चट्टानों का क्या हो गया, आपका डिसइंटीग्रेशन, विघटन हो गया। और यही रासायनिक अपक्षय से कोई चट्टान टूटता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि उस चट्टान का डीकम्पोजिशन हो गया, मतलब कि वियोजन हो गया। तो छोटे छोटे नाम है, इसको ध्यान रखना है। तो भौतिक अपक्षय से चट्टानों की टूटने की क्रिया को कहते हैं विघटन होना। अब यहां पर दूसरी बात कि भौतिक अपक्षय में लगे हाथ आपसे अगर पूछा जाए, ये जो प्रक्रिया आप देखे सूरज वाली, तापमान वाली, अब इसी को हम लोग एक दो बार पहले भी देखे हैं कि स्वाभाविक है कि कोई क्षेत्र अगर राजस्थान का है, कोई जो है आपका पठारी क्षेत्र का इलाका है, मान लेते हैं कि झारखंड ही है आपका, और कोई शिमला का बेल्ट है जहां पर हिमालय का है, काफी ऊंचाई पर है, तापमान कम होता है आपका, तो
तीनों की स्थिति में क्या आप देखते हैं कि राजस्थान का जो भूभाग है वो बिल्कुल समतल भूभाग है, और समतल इसलिए क्योंकि क्या है, इस पर बालू है, रेत है। पूरी राजस्थान की बात नहीं करेंगे, पश्चिमी राजस्थान की थार की बात करें तो, है ना, ये रेत है आपका। तो सूरज की किरणें जो इस पर पड़ती है वो बिल्कुल हर एक जगह बराबर पड़ेगी। तो जहां भी इस क्षेत्र में अगर कोई चट्टान है तो उस चट्टान तेजी से फैलेगा आपका। यहां पर आपके पास कोई बात ध्यान रखना है, राजस्थान के धरातल पर नदी नाले तालाब तलैया बहुत कम है, जिसके कारण बादलों का निर्माण यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी यहां पर कमजोर होती है, जिसके कारण राजस्थान के वायुमंडल में या आसमान में बादलों का निर्माण भी कम होगा। तो बादलों का निर्माण कम होगा तो वो सूरज से आने वाली किरणों को रोकने वाले तत्व कम होंगे। जहां बादल ज्यादा है तो बहुत सारा तो किरणें क्या होगी आपकी, बादल से टकरा कर ही लौट गई। तो राजस्थान में क्या है आपका, बादल कम है तो सूरज की पर्याप्त किरणें जो है वो नीचे की ओर पहुंचती है और दिन के समय में खूब गर्म होता है। और एक और भी फैक्टर आपको पता है कि अगर खुला सतह है, रेत है, चट्टान, नंगी चट्टाने हैं, तो वो क्या करेंगे, बहुत तेजी से गर्म होती है। आप नोन है आपका, रेत बहुत तेजी से गर्म होता है या चट्टान बहुत तेजी से गर्म होता है। वृक्ष अगर होते तो कम गर्म होता। तो राजस्थान में क्या होगा, खूब चट्टाने फैलेंगे, मैक्सिमम चट्टाने ज्यादा फैलेगी कंपेरेटिवली झारखंड की बात करें या हिमालय क्षेत्र की बात करें, कोई भी क्षेत्र की बात करें। और फिर रात्रि के समय क्या होता है आपका, आपको पता है कि पृथ्वी जो दिन के समय में एनर्जी को एब्जॉर्ब की है वो 2 बजे के बाद, 1-2 बजे के बाद क्या करती है, उसको दीर्घ विकिरण के रूप में रिलीज करती है आपकी। और रिलीज करने के साथ साथ पृथ्वी जो है वो अब जो है वो भूभाग जो है वो धीरे धीरे अब ठंडा होने लगता है। शाम तक आते आते धीरे धीरे ठंडा होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है आपकी। अगर उस समय आसमान में बादल रहते तो नीचे से जाने वाले उष्मा को रोकता। अगर राजस्थान में तो दिन में बादल है तो रात में बादल, बिल्कुल नहीं कहेंगे, कभी कभी यानी कि बाहरी और जगहों की तुलना में कम होते हैं। तो जो वापस जा रही है किरणें, उष्मा, उसको भी रोक नहीं पाता है आपका। तो रात में टेम्परेचर भी ज्यादा डाउन हो जाता है। तो दिन में ज्यादा फैली, रात में ज्यादा सिकुड़ी, तो वहां पर चट्टानें ज्यादा टूटेंगी। पठारी क्षेत्रों की बात करेंगे तो क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में 2-3 चीजें कि पहाड़ी क्षेत्र है कोई तो भाई सूरज की किरणें है तो एक तरफ इधर ढाल पर पड़ेगी तो ये ढाल छाया क्षेत्र बनेगा आपका। फिर सूरज इधर आएगा तो ये इस क्षेत्र पर धूप पड़ेगी तो ये शैडो जोन बनेगा आपका। मगर राजस्थान में क्या था, पूरा का पूरे भाग पर एक समान रूप से लग रहा था। तो डिपेंड करेगा। तो पठारी क्षेत्रों में क्या होगा आपका, पठारी क्षेत्रों में टूटने की प्रक्रिया कम होगी और साथ साथ इस पर क्या होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे आपके। पेड़ पौधे क्या करेंगे, बहुत सारा प्रकाश संश्लेषण यूज करेंगे, बहुत सारा एल्बिडो कर देंगे, धरातल तक उष्मा पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मतलब कि भौतिक अपक्षय ये निर्धारित करेगा पहला चीज कि वो किस जलवायु कटिबंध में। दूसरा चीज क्या निर्धारित होगा कि वहां का भूभाग पर वृक्ष कैसे हैं, समतल है कि ढाल कैसा है, उसका उच्चावच में विविधता कितनी है। ये सभी चीजें निर्धारित करती है कि भौतिक अपक्षय का प्रभाव कितना और कैसे पड़ेगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो फिर से इसको एक नॉर्मल रिपीट कर दे कि आग्नेय चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किससे होती है, भौतिक अपक्षय से। रासायनिक अपक्षय का प्रभाव इस पर कम पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये चट्टानों में संधियों का विकास प्रॉपर नहीं होता है, जिसके कारण जल आसानी से इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके कारण रासायनिक अपक्षय कम होता है आपका। और जैविक अपक्षय एक है। जैविक अपक्षय जो तीसरा प्रकार है अपक्षय का, वो तो खैर सबसे डिजास्टर होता है। एक मनुष्य ने क्या किया, एक चट्टान में बारूद लगाया, सड़कें बनाना है, पूरा पूरा खत्म हो गया। इसलिए उससे कंपेयर ही नहीं करना है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज है। तो या फिर उसमें और भी चीजें आएंगी, मगर यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो अभी हमने बताया। दूसरा आइए, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बात भी बहुत क्लियर है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, लेयर्स नहीं होता है। मगर यहां पर आप देखिएगा, मान लेते हैं कि यहां से एक वॉल्केनो से मैग्मा निकला। ठीक है, मान लेते हैं कि मैग्मा निकला, एक बार जमा हो गया यहाँ पर, ये पाइप है वॉल्केनो का, जहां से क्या हो रहा है, मैग्मा निकल रहा है। तो सपोज कीजिए कि फिर दोबारा जो है वो मैग्मा यहां से निकली। अब ये मैग्मा निकली फिर से, फिर बिछ गया यहाँ पर। फिर कुछ सालों के बाद, 100 साल 5 साल जो भी हो सकता है, अलग अलग समय में, जैसे आपका मैग्मा फिर आई, फिर बिछ गई आपकी, फिर आया, फिर बिछ गया आपका। तो आप तो यहाँ कह सकते हैं कि भाई ये तो जमा तो परत में ही हो रहा है,
तब फिर इसमें क्यों बताया जा रहा है कि परतें नहीं पाई जाती है? तो इसमें जमाव भले ही परते में होता है, एक के बाद एक ऊपर, परंतु जैसे ही वो गर्म मैग्मा अपने पुराने परत पर बिछती है, उस परत को भी पिघलाकर क्या कर देती है, उसको मिक्स कर लेती है। तो कोई लेयर नहीं बच पाता है इसमें। तो मगर इसमें क्या देख रहे हैं कि जमाव भले ही परत में हुआ, परंतु परत नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी गर्मी के कारण सभी परतें आपस में मिल जाती है। इसलिए कभी भी एग्जाम में आए इसमें परतें पाई जाती हैं कि नहीं, तो बिल्कुल बताना है कि परत नहीं पाई जाती। अब क्या है, अब यही बात है, आप देख लीजिए, चूंकि पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम होता है, इसलिए रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत ही कम होता है। आग्नेय चट्टानों में एक और भी चीज, ये आप सभी परिचित होंगे इससे, जीवों के अंश नहीं मिलते हैं। इतना गर्मी में जीवों के अंश जो है वो हड्डी गली सब क्या हो जाएगा, आपका दल जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं आपका। तो पहली चीज क्या देखते हैं कि जो शुरुआत के समय जब ज्वालामुखी का बहुत बड़े पैमाने पर एरप्शन हुआ था, तो उस समय तो पृथ्वी पर यही नहीं थे, क्या नहीं थे आपकी, जीव जंतु या सजीवों का जन्म ही नहीं हुआ था आपका। और आज भी जो आग्नेय चट्टान होते हैं उनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि गर्म इतना ज्यादा होता है कि यहां पर किसी भी प्रकार के अवशेष के बचे रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका आग्नेय चट्टान का विशेषताओं में। अब आइए इसमें, ये लाइन भी आपको पता है, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आग्नेय चट्टानों में संधियां, पहली बात तो आपने क्या क्या बताया था कि संधियां बहुत कम पाई जाती, और जो पाई भी जाती हैं वो क्या पाई जाएंगी, आपके चट्टानों के ऊपरी भागों पर ज्यादा पाया जाएगा। ये ऐसे देख रहे हैं, चट्टान मान लेते हैं कि चट्टान ऊपरी भागों पर थोड़ा बहुत ज्यादा पाया जाएगा। आपको बताते हैं क्या, आग्नेय चट्टान में संधि जो है वो निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में अधिक पाई जाती है। इसके कारण क्या है आपका, क्योंकि जो भी फैलेगा सिकुड़ेगा, ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ऊपर के भागों पर पड़ रहा है आपका। या फिर जब मैग्मा ही जब ठंडी हुई होगी करोड़ों या अरबों साल के पहले, तो उस समय भी क्या हुआ होगा आपका, ऊपर वाला भाग ही क्या हुआ होगा आपका, मुड़ा होगा ज्यादा। जैसे रोटी बनाते हैं ना, ऐसे ऊपर ऊपर गोल गोल करके जो बन जाता है आपका, तो क्यों ऐसी कंडीशन बनती है, क्यों, क्योंकि उसको आप एक शेप देते हैं उस जगह से आपका। तो जो मैग्मा जमा होता है तो ऊपरी भाग जो थोड़ा सा उसमें मुड़ाव होता है आपका, इसलिए, और सूरज की किरणों के भी डायरेक्ट टच में होता है, इसलिए ये ऊपरी भाग में ही एक तो बहुत कम होगा संधि, मगर जो भी होंगे उसकी ज्यादा जनसंख्या क्या होगी आपकी, ऊपरी भागों पर पाई जाएंगी आपकी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आइए इसके बाद, एक क्या है, ये खनिज प्रधान होती है। स्वाभाविक, ये आग्नेय चट्टान जो है वो खनिजों से भरी होती है। इसको आप कह सकते हैं क्या होता है, ये खनिजों का भंडार गृह, ये खनिजों का भंडार गृह होता है। जैसे कि अब आप देखिए, जो भी धात्विक खनिज, खासकर लोहा हो, तांबा हो, टंगस्टन हो, मैग्नीज हो, क्रोमाइट हो, यूरेनियम हो, ऐसे जितने भी आप महत्वपूर्ण खनिज देखते हैं आप इसमें, ये सभी खनिज जो हैं वो क्या होते हैं आपके आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। हालांकि कोयला हो, ये सभी अवसादी चट्टानों में। तो ध्यान रखिएगा, मूल रूप से आग्नेय चट्टान में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक प्रकार के खनिज जो हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, मेटेलिक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज ज्यादातर कहां पाए जाएंगे, आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे, जैसे कि कोयला। ये हो गया आपका, ये चट्टानें खनिज प्रधान मानिए जहां मुख्यतः, अब ये नाम भी आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है। अब आइए इसके बाद, आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। तो हम लोग देख लिए आग्नेय चट्टान होता क्या है, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं आपकी, और आते हैं कि आग्नेय चट्टानों का क्लासिफिकेशन। तो मूल रूप से आग्नेय चट्टान को हम लोग 3 भागों में बांटकर देखते हैं, 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति की प्रक्रिया के हिसाब से, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ। दूसरा, उसमें कणों के आकार के आधार पर, बड़े कण, छोटे कण, मध्यम कण, बिल्कुल नहीं कण, है ना, इस आधार पर। और तीसरा, रासायनिक संरचना के आधार पर, मतलब कि उसमें सिलिका और लौह तत्व, ऐसे मैग्नीशियम, ऐसे चीजों की कितनी मात्रा है, ये रासायनिक संरचना के आधार पर हो गया आपका। अब आइए इसके बाद हम लोग जो है शुरुआत करते हैं इसमें, पहले नीचे वाले दोनों को देखते हैं, उसके बाद पहले वाले पर आते हैं।
क्या आइए, कोई दिक्कत नहीं, लाइन से देख। उत्पत्ति की प्रक्रिया के हिसाब से अब ये बात बहुत हद तक रिपीट होगी। ज्वालामुखी का उद्गार आया, क्या निकला? लावा निकला। और लावा क्या होती है? दो रूपों में जमा। पहला कहां जमा? धरातल के ऊपर। दूसरा कहां? धरातल के नीचे। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? एक कह सकते हैं अंतर्जात आग्नेय चट्टान और एक कहेंगे बहिर्जात आग्नेय चट्टान। एक ऊपर में, एक नीचे में आपका। इस उत्पत्ति के आधार पर आप देख लिए, ये हो गया। अब इसको अलग अलग रूपों में तोड़ेंगे तो पहला है अंतर्जात आग्नेय चट्टान। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कि ग्रेनाइट, जैसे कि डोलेराइट। अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि इसका मतलब कि ऊपर जो दिख रहा है इतना सारा, उसमें ग्रेनाइट नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि ये भूभाग है, यहां पर आग्नेय चट्टान बना। कभी आने वाले समय में क्या हुआ आपका? ये ऊपरी लेयर जो है, इसको फिर से बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये निचले भागों में आग्नेय चट्टान बने आपका, जम के मैग्मा। तभी एक समय ऐसा आया जब क्या हुआ आपका? जब धीरे धीरे अपर्दन के काम होने गए और अपर्दन के प्रोसेस होने से ऊपरी भाग जो है वो हट गई आपकी, और हट गई तो क्या हो गया आपका? ये कुछ इस प्रकार की स्थिति हो गई आपकी, और ये भाग क्या हो गया आपका? ऊपर दिख गया आपका। ये भाग क्या हो गया आपका? ऊपर दिखने लगा। तो ये बना जब था तो ग्रेनाइट के रूप में अंदर ही बना, मगर बाद में अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाओं के माध्यम से ये ऊपर आ सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए धरातल पर बहुत सारे ऐसे भूभाग हैं जो कि कभी नीचे रहे होंगे और धीरे धीरे अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया से वो ऊपर की ओर आ गए। इसलिए ये कहना कि ग्रेनाइट केवल नीचे ही पाया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ग्रेनाइट हो गया, डोलोराइट हो गया, ये सभी क्या है? ये नाम याद रखने होंगे आपको। अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है आपके। और पुनः आंतरिक या अंतर्जात आग्नेय चट्टानों को भी हम लोग दो रूपों में बांटते हैं। फिर इसको हम लोग पातालीय और मध्यवर्गीय में बांटेंगे। देखिए क्या है, ठीक है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के हिसाब से पहला दो पार्ट, एक अंतर्जात और एक बहिर्जात। अंतर्जात हम देख लिए और अंतर्जात को पुनः दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे। एक कहते हैं पातालीय, तो पाताल नाम से स्पष्ट हो जाता है, बहुत गहरा है, ज्यादा गहराई में जमा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? पातालीय, यानी कि प्लूटोनिक आपका इग्नियस रॉक। ठीक है? तो ये बताने की आवश्यकता नहीं, आग्नेय चट्टान के निर्माण जब पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, ठीक है ना? तो जब जितना ज्यादा गहराई में होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसको ठंडे होने में वक्त लगेगा आपका, और उतना ही बेहतर रवों का विकास होगा आपका। तो इसका है ना, देखिए रवे अधिक तथा बड़े पाए जाएंगे। ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टान पातालीय शैल का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। तो मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे, धरातल में यहां पर भी जम सकता है ग्रेनाइट, यहां पर भी जम सकता है ग्रेनाइट, यहां पर भी ग्रेनाइट जम सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादा ठोस कठोर होगा, ये थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा कम होगा, और ऊपर में जो जमा हो सबसे कम कठोर होगा आपका। ये हो गया आपका पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान। अब आइए दूसरा, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान। तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान को केवल हम लोग अभी हेडिंग देखकर चलते हैं, बाकी कल हम लोग क्लास में देखेंगे इसको, मध्यवर्ती को। तो मध्यवर्ती मतलब कि इसी में अगर धरातल के नीचे अगर हम बात करें तो एक तो हो गया बहुत ज्यादा गहराई में, तो इसको हम प्लूटोनिक यानी कि पातालीय कह दिए। और एक जो कि क्या है आपका, न तो ऊपर है न ही बहुत नीचे है, बीच की अवस्था में आपका, ये क्या कहलाएगा आपका? हाइबे बेसिकल यानी कि मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान। तो भूगर्भ से निकले वाले मैग्मा धरातल पर न पहुंचकर भूपर्पटी मतलब कि इस क्रस्ट के करीब है, कि विभिन्न दरारों, संधियों या क्रस्ट के मध्य ही ठोस हो जाता है, तो उसको हम लोग मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। और चट्टानें धरातल के ऊपरी भाग में भी दिखाई देने लगती है, कब? लंबे समय के बाद। किस प्रक्रिया से? अपक्षय की प्रक्रिया से। तो कभी वो नीचे रहे होंगे, बाद में हो सकता है कि वो ऊपर भी दिखाई दे, जैसे पहले भी हम लोग उदाहरण में देखे। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ नाम, लैकोलिथ, पैथोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सील, ये सभी क्या है?
ये सभी आग्नेय चट्टान के प्रकार नहीं है, ये सभी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। कैसे शेप में अलग अलग, इन शेप में इनका जमने से अलग अलग शेप हो गया है, कोई ऊर्ध्वाधर रूप से, कोई क्षैतिज रूप से, कोई कटोरा के शेप में, कोई गुंबदनुमा। इसी अलग अलग शेप एंड साइज के आधार पर इन आग्नेय चट्टानों को हम लोग इन नामों से पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समापन करते हैं हम लोग। और जहां तक रहा नोट्स की बात, तो नोट्स तो हम तो कह चुके थे, एक बार हम फिर से पूछ लेते हैं क्या है। आप लोग भी एक बार अप्रोच कीजिए कि नोट्स नहीं मिला है, और बाकी कल हम लोग अपने निर्धारित समय 12:30 बजे से 5-10 मिनट आगे पीछे स्टार्ट करेंगे क्लास। चलिए, धन्यवाद आप सभी।